I'm Nave- I'm Navera Khan, and I'll be taking your essay and Pressy classes. So before we delve into the lecture, I would like to briefly introduce myself. So I took the CSS exam in 2021. It was my first attempt, and I got allocated to Pakistan Audit and Account Service. So before we begin, I'd just like to ask you guys one question कि आप लोग सब जो है वो 2022 की attempt देंगे या फिर are you guys planning to take the next year's attempt? Just you can just type it in the chat box. All right, that's good because 2022 के लिए it's like quite late. ठीक है, perfect. All right. So without further ado, let's begin. So as you all know कि essay का जो paper होता है it's one of the most critical papers in the entire CSS game. ठीक है, अगर आपका essay का पेपर जो है वो पास हो जाता है, अगर आपका essay का पेपर बहुत अच्छा होता है तो चांसेस हैं कि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि essay का पेपर जो होता है वो अब 2-3 पिछले साल से जो है वो essay का पेपर पहले लिया जा रहा है। उससे पहले प्रेसी पहले होता था, लेकिन अब essay पहले लिया जा रहा है। तो इट बेसिकली सेट्स द इंटायर टोन ऑफ योर एग्जाम्स। अगर आपका ऐसे अच्छा होता है तो आपके बाकी पेपर्स भी मोर और लेस अच्छे होते हैं। और ऐसे को क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे इज वन ऑफ दोज पेपर्स जिनको वो बहुत क्लोजली स्क्रूटनाइज करते हैं। बाकी ऑप्शनल्स वगैरह को शायद वो जो एग्जामिनर्स हैं वो थोड़ा लाइट चेकिंग करते हैं उसके, लेकिन ऐसे और प्रेसी के एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनको वो बहुत ही जो है वो बारीक बीनी से चेक करते हैं। और ऐसे एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आपके पास जो है वो सिर्फ अपनी राइटिंग स्किल्स शोकेस करने के लिए होती हैं। बाकी पेपर्स जो होते हैं जैसे फॉर इंस्टेंस ऑप्शनल्स के हो गए, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, उसमें बहुत सारा आपके पास स्पेस होता है टू प्ले अराउंड कि आप जो है वो अपने पेपर्स को बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली अपीलिंग बना दें, या आप उसमें कोड्स डाल दें, स्टेटिस्टिक्स डाल दें, या मैप्स वगैरह ड्रॉ कर दें, तो आपका जो पेपर होता है वो एक डिसेंट फेयरली डिसेंट पेपर लगता है। बट ऐसे में होता है कि आपके पास सिर्फ अपनी राइटिंग स्किल्स होती है, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स होती हैं, जिनके थ्रू आपने एग्जामिनर को कन्विंस करना होता है। तो ऐसे को क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स अगर हैं, अगर आपको इंग्लिश लिखनी आती है, तो यू कैन क्रैक दिस पेपर। ऑलराइट, सो व्हाट इज एन ऐसे? ऐसे बेसिकली आपका स्टांस होता है किसी भी गिवन टॉपिक पर, और उसमें वो एसेज जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे एकेडमिक भी होते हैं, एडिटोरियल भी होते हैं, ह्यूमरस भी होते हैं। अच्छा, दीज आर द थ्री थिंग्स जिनको आपको कंसिडर करना होता है किसी भी ऐसे को लिखते वक्त। अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीएसएस ऐसे इन पर्टिकुलर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट एन ऐसे इज ऑल अबाउट। ठीक है, सो देयर आर थ्री थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एन ऐसे, जिसमें आपके पास आपका थीसिस स्टेटमेंट आता है, ऐसे की टाइप आती है, और वो ऑडियंस आती है जिसके लिए आप वो ऐसे लिख रहे होते हैं। और थीसिस स्टेटमेंट जो होती है सीएसएस ऐसे में वो बहुत ही क्रिटिकल होती है, क्योंकि वो बेसिकली आपके ऐसे का मेक या ब्रेक पॉइंट होता है। टाइप जो होती है उसमें वील टॉक अबाउट लेटर कि किस तरह की टाइप्स के एसेज होते हैं। और ऑडियंस ऑडियंस किस तरह की है, सीएसएस ऐसे में जो आपकी ऑडियंस होती है इट्स बेसिकली द एग्जामिनर। एक वेल एजुकेटेड ऑडियंस आपके पास है जिसको आपने कन्विंस करना होता है अपनी ऐसे राइटिंग के थ्रू। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द थीसिस। थीसिस जो होता है वो आपके ऐसे का सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसको आप अपनी आउटलाइन में सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, हम आउटलाइन को बाद में जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे, एंड एट द एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस, और फिर हम देखेंगे कि हमने क्लास को किस तरह से लेके चलना है। तो थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो आपके ऐसे का सेंट्रल पॉइंट होता है, और उस ही थीसिस स्टेटमेंट को अब आपने अपने पूरे ऐसे में थ्रू आउट उसी को एक तरह से डिफेंड करना होता है। और कहीं पर भी अगर आप अपने ऐसे में अपनी उस थीसिस स्टेटमेंट से डिविएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका या तो थीसिस स्टेटमेंट सही नहीं था, या आपको अपनी थीसिस स्टेटमेंट को डिफेंड करना नहीं आ रहा। तो थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसा क्रिटिकल चीज होती है जो जिसको आपने शुरू के जब आप 5 से 6 मिनट में आप अपना एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, और अपने आप को ऐसे लिखने के लिए एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग आप फेज में होते हैं, तो आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को नेल करना होता है कि 2 से 3
लाइंस में क्रिस्प एंड क्लियर आपने एक थीसिस स्टेटमेंट बनानी होती है, और फिर आप जब अपना ऐसे लिखते हैं तो आप अपनी उस पूरे ऐसे के दौरान उस ही स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे होते हैं। आपका जो पूरा ऐसे होता है उसमें जो भी केसेस एंड पॉइंट्स, एग्जांपल्स और स्टार्ट्स होती हैं वो इस थीसिस स्टेटमेंट को ही एक तरह से हाईलाइट कर रहे होते हैं, उसी को रिगर्गिटेट कर रही होती हैं। ठीक है, तो इट्स द सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर ऐसे, इट्स द क्रक्स ऑफ योर एंटायर आर्ग्यूमेंट। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है कि आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों ने बर्टन रसल का ऐसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट उसके ऐसे में इन प्रेज ऑफ आइडलनेस उनका एक ऐसे था जिसमें जिसका जो थीसिस स्टेटमेंट था वो ये था कि लोग जो है वो काम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, दे डोंट अप्रिशिएट द टाइम दैट दे स्पेंड आइडली। और आई थिंक ये जो है वो प्रेसी भी इस ऐसे का कोई पैराग्राफ पुराने प्रेसीज के एग्जाम्स में आ चुका है। तो दिस इज व्हाट अ थीसिस स्टेटमेंट इज, कि आप उस ऐसे का, उस आर्ग्यूमेंट का क्रक्स जो है वो उसको बयान करें 2 से 3 लाइंस में। ठीक है। अच्छा, बिफोर राइटिंग योर ऐसे यू हैव टू थिंक वेरी हार्ड अबाउट योर थीसिस स्टेटमेंट। आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट एक दफा नेल हो गई तो आपका पूरा ऐसे जो है वो बहुत आराम से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपना थीसिस स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आया तो मुश्किल है कि आप अपने ऐसे को जो है वो लिख सकें। अच्छा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ थीसिस स्टेटमेंट। ये एक टॉपिक है, द ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ इस्लामोफोबिया एंड द वे फॉरवर्ड। अब अगर आप इस ऐसे के टॉपिक को देखते हैं तो इसमें आपको दो चीजें नजर आती हैं, एक तो ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ इस्लामोफोबिया और दूसरा उसका वे फॉरवर्ड। तो जब आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप उसमें इन दोनों चीजों को एड्रेस करेंगे। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि आप सिर्फ ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ इस्लामोफोबिया को ले लें, या आप सिर्फ रिकमेंडेशंस या वे फॉरवर्ड पे बात कर लें। आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट में इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों की थीम्स को जो है वो हाईलाइट करना है, एड्रेस करना है। तो ये है टॉपिक, और इसका थीसिस स्टेटमेंट है, द रीसेंट अपसर्ज इन इस्लामोफोबिया पोजेस सिवियर चैलेंजेस टू मुस्लिम कम्युनिटीज रिजाइडिंग इन नॉन मुस्लिम कंट्रीज। ये हो गया इसका पहला पार्ट, द ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ इस्लामोफोबिया। अब जो इसका सेकंड लाइन है वो द वे फॉरवर्ड को जो है वो हाईलाइट कर रहा है कि a concerted effort is needed by governments and civil society to address this menace। ठीक है, this is a very comprehensive sort of a thesis statement जिसमें आपने दोनों चीजों की बात कर ली। अब जब आप अपना ऐसे लिखेंगे तो उसमें ना सिर्फ आप उन चैलेंजेस पर बात करेंगे जो कि मुस्लिम कम्युनिटीज को इस्लामोफोबिया की वजह से लाहक हो रहे हैं, बल्कि आप जो है वो वे फॉरवर्ड की बात भी करेंगे कि किस तरह से जो है वो गवर्नमेंट्स और सिविल सोसाइटी जो है वो इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकती हैं, इस प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व कर सकती हैं। All right, so what does the CSS essay assess about you? CSS essay के थ्रू आप क्या क्या चेक कर रहे होते हैं? ठीक है, तो बेसिकली जो CSS essay होता है, इट्स एन एग्जाम ऑफ योर पर्सनालिटी स्किल्स। ठीक है, आपकी जो राइटिंग होती है, आप माने ना माने, वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अगर आप बहुत अरसे से लिखते हुए आ रहे हैं तो आपका एक एक मखसूस, एक डिस्टिंक्ट राइटिंग स्टाइल जो है वो डेवलप हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ जर्नलिस्ट को देखें, जैसे आप लोग डॉन तो पढ़ते होंगे, उसमें एक जर्नलिस्ट है जाहिद हुसैन। ठीक है, उन्होंने अभी एक अफगानिस्तान पर बुक भी लिखी थी, नो विन वॉर पर। तो उनकी जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जर्नलिस्टिक और एकेडमिक टोन नजर आएगी। ठीक है, तो आपको उससे अंदाजा हो जाता है कि ही इज अ प्रॉपर जर्नलिस्ट। ठीक है, ही इज अ सीजन्ड जर्नलिस्ट। लेकिन उसके अलावा अगर आप और लोगों के आर्टिकल्स पढ़ें, फॉर इंस्टेंस देयर इज अनदर पर्सन, राफिया जकरिया, शी आल्सो राइट्स फॉर डॉन, उनके वेंसडे को आर्टिकल आता है। तो उनके अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि शी इज राइटिंग फ्रॉम अ सोशोलॉजिकल फेमिनिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव। ठीक है, उनकी जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें जो एग्जांपल्स यूज करती हैं दे वेरी यूनिक, एक बहुत सॉर्ट आफ्टर उनकी एग्जांपल्स, सॉर्ट आउट उनकी एग्जांपल्स होती हैं। तो आपको जो है जब आप किसी की भी राइटिंग को पढ़ते हैं तो आपको उनकी राइटिंग पढ़ के उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा या बंदी किस तरह का होगा, ये किस तरह की होंगी। ठीक है, तो ये राइटिंग स्टाइल को डेवलप करना इट्स अ प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, ये एकदम से ओवरनाइट आप इस चीज को डेवलप नहीं कर लेंगे। ठीक है, ये आप जब चीजें बहुत ज्यादा पढ़ेंगे और उन पे लिखेंगे तो ही आपका एक डिस्टिंक्ट यूनिक राइटिंग स्टाइल जो है वो डेवलप होगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक राइटिंग स्टाइल डेवलप हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगा इस एग्जाम में।
लेकिन अगर आपके पास इतना राइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी भी आपके पास 1 साल है, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ टाइम, तो आप लोग डेवलप कर लें। क्योंकि एक राइटिंग स्टाइल आपके पास डेवलप हुआ वो होगा, तो उससे आपको कोई भी जो है एग्जाम का कोई भी पेपर जो है वो बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। आपके पास कोई भी टॉपिक आएगा तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से आप उसको एलैबोरेट कर सकेंगे। ठीक है, तो CSS ऐसे आपकी पर्सनालिटी स्किल्स का एग्जाम होता है, एक तरह से आपकी रेज्यूमे होती है, आपकी पर्सनालिटी का कुछ हिस्सा इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि दे आर नॉट गोइंग टू जज यू बेस्ड ऑन योर राइटिंग स्टाइल, हर किसी का डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें एक ये चीज होती है कि यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक। ठीक है, आप कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में आप बहुत ओपनली नहीं लिख सकते, अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो आपको उनको बहुत ज्यादा सॉलिड किस्म के फैक्ट्स या फिर सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट के थ्रू उसको डिफेंड करना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन नॉट राइट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, कोई अपनी तरफ से आप कोई ऐसा बहुत ही वेग, बहुत ही वाइड रेंजिंग किस्म का ओपिनियन नहीं लिख सकते जब तक आप उसको किसी फैक्ट या किसी और एकेडमिक स्कॉलर के काम से बैकअप ना करें। ठीक है, so your writing have to be very, for CSS essay and for I would say all other exams of CSS, your writing has to be very diplomatic and very cautious. ठीक है, very technical. अच्छा, तो ये बात हो गई कि एग्जाम जो है CSS ऐसे जो है वो आपकी पर्सनालिटी स्किल्स को जज कर रहा होता है। अब दूसरी चीज ये है कि वो आपकी नॉलेज को भी देख रहा होता है कि उस सब्जेक्ट पे आपकी नॉलेज कितनी है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास उस सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा नॉलेज हो। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर वाटर क्राइसिस पर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया में वाटर क्राइसिस का क्या है। ठीक है, आपके पास थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज के बारे में, ताकि आप उसको यूज करके एक अच्छा सा सक्सिंक्ट किस्म का ऐसे लिख सकें। लेकिन अब ऑब्वियसली आप बिल्कुल वाटर क्राइसिस के अंदर आप कोई और बिल्कुल अलग से चीज तो नहीं लिख सकते। तो दूसरी चीज ये होती है कि वो आपकी नॉलेज, आपके टॉपिक, आपका जो सब्जेक्ट इन हैंड है जिस पे आप लिख रहे हैं, उस पर आपकी नॉलेज को भी चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जामिनर्स। उसके अलावा आप तीसरी चीज आती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली होती है कि आप कोई पॉइंट लें, कोई भी आप पॉइंट लें और आप उसको एक हिस्टोरिकल या फिर जो है वो कोई भी किसी भी लेंस के थ्रू आप उसको जो है वो क्या कहते हैं उसको डिस्क्राइब करें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी पाकिस्तान में होने वाली जो करंट सिचुएशन है उसको हम देखें, तो हमें पाकिस्तान में ये नजर आता है कि जो वोटिंग जो लोग करते हैं, जो लोग वोट्स देते हैं, उनके पास इतना नॉलेज या वो स्किल्स नहीं होती जिनके थ्रू, जिनको इस्तेमाल करके वो एक अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, अब ये एक टॉपिक है। अब अगर आप इसको जो है वो किसी तरह से एनालाइज करना चाहें या उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाहें, तो देयर इज एन एग्जांपल ऑफ अमर्त्य सेन। ही वाज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, ही इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड ही रोट अ बुक कॉल्ड डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ठीक है, और उस बुक में उन्होंने बेसिकली, उस बुक का जो थीसिस था, जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट था, वो ये था कि जब तक आप लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे कि वो अपने लिए अच्छी जो है वो चॉइसेस बनाने के काबिल हो सकें, जैसे अगर आप उनको अच्छी तालीम नहीं देंगे, अच्छी अमेनिटीज नहीं फराम करेंगे कि वो अपने आप को एम्पावर्ड फील कर सकें और अपने आप को इस काबिल बना सकें कि वो सोसाइटी में रहते हुए अच्छी चॉइसेस का इंतखाब कर सकें, तब तक आप उनको फ्रीडम नहीं दे रहे। ठीक है, फ्रीडम इज नॉट समथिंग कि बस आपके पास जो है वो बहुत सारा स्पेस है और आप जो मर्जी करना चाहें कर सकें। फ्रीडम इज नॉट दैट। फ्रीडम वो चीज होती है जो उस वक्त आती है जब आपके पास वो स्किल्स होती हैं, आपकी वो सोशो इकोनॉमिक, आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको इस्तेमाल करके आप सोसाइटी में अच्छे जो है वो चॉइसेस ले सकें। तो अगर हम पाकिस्तान में जो वोटिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको देखें और हम उसको इस वोटिंग के टॉपिक को अगर हम अमर्त्य सेन के जो है वो थीसिस से क्रिटिकली एनालाइज करें, तो दिस इज व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑल अबाउट। कि आपने किसी भी एक बहुत ही जेनेरिक से टॉपिक को लिया और आपने इसको किसी बहुत ही स्पेसिफिक लेंस से जो है वो देखा और उसको असेस किया। ठीक है, तो ये हो गई क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की बात। इसके अलावा आपका वो एक्सप्रेशन भी चेक कर रहे होते हैं कि आप जो है वो किस तरह से लिख रहे हैं, और आपका एक्सप्रेशन वही होता है जो आपकी जो राइटिंग स्टाइल डेवलप हुआ होता है उसके थ्रू आता है। फिर एनालिसिस भी यही हो गया कि आपका जो एनालिसिस है वो आप उसको किस लेंस से देख रहे हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग में ये भी चीज आती है कि आपने किसी टॉपिक को लिया और आप उसको कितने सारे डिफरेंट एंगल से जो है वो असेस कर सकते हैं।
जैसे कि यही वोटिंग का आप इसको एंथ्रोपोलॉजिकली आप इसको देख सकते हैं, आप इसको किसी इकोनॉमिक्स के लेंस से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको जितने भी लेंसेज से देख सकें वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती है। फिर बात आती है सपोर्टिंग एविडेंस पर, जिसमें आपकी की एग्जांपल्स आती हैं, आपकी स्टेटिस्टिक्स आती हैं, आपके फिगर्स आती हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो ऐसे होता है वो उस वक्त तक क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता जब तक कि आपके पास उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस ना हो, ठीक है। जब तक आप उसको किसी स्कॉलरली वर्क से या किसी स्टेटिस्टिक्स से या किसी फिगर से बैकअप ना कर रहे हो। फिर बात करते हैं कोहेरेंसी की। कोहेरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके ऐसे की। कोहेरेंसी ये होती है कि आप जो शुरू में जो आपने लिखा है चीज, वही चीज आखिर तक जो है वो आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट हो रही हो। ये ना हो कि आपने शुरू किसी और पॉइंट से किया और आखिर में आप कोई और पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। और कोहेरेंसी में आपकी आउटलाइन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि आपका जो ऐसे है वो आपकी आउटलाइन से कोलैबोरेट कर रहा है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद आती है रेलेवेंस। रेलेवेंस यही होती है कि आपने जो मटेरियल उसके अंदर लिखा है क्या वो उसी टॉपिक के हवाले से है या आपने कहीं और से किसी और टॉपिक का उठा के किसी और टॉपिक में डाल दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपका CSS ऐसे आपको जो एग्जामिनर होता है वो आपको इन सारी चीजों पर असेस करता है, ठीक है। आई एम श्योर और भी चीजें होती होंगी बट ये जो है ये वो चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, की जो की एस्पेक्ट्स हैं वो ये है कि आपकी दिस इज एन एग्जाम ऑफ योर पर्सनालिटी स्किल्स। आपकी नॉलेज चेक हो रही है उस सब्जेक्ट पर या उस टॉपिक पर, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जज हो रही हैं, आपका एक्सप्रेशन, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, सपोर्टिंग एविडेंस, कोहेरेंसी, रेलेवेंस, ये वो सारी चीजें हैं जो एक CSS ऐसे आपके बारे में असेस करता है। अच्छा, फिर बात करते हैं कुछ मिथ्स की जो कि CSS से रिलेटेड है। अच्छा, CSS में आपने देखा होगा ऐसे में कि जो वर्ड लिमिट होती है इट्स फ्रॉम 2500 टू 3500, बट आई एम श्योर कि किसी ने भी कोई भी इतना नहीं लिख सकता क्योंकि ना आपके पास इतना टाइम होता है, और अगर आप इस वर्ड लिमिट को जो है वो मीट करना चाहेंगे भी तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही इरेलीवेंट सी चीजें लिखते हैं। मैंने जो अपना ऐसे लिखा था इट वाज प्रॉब्ली अराउंड 20 to 100 वर्ड्स, ठीक है। और यही एक अच्छा ऐसे होता है एक 2 घंटे में, क्योंकि आपके पास 3 घंटे होते हैं टोटल जिसमें से 45 मिनट्स आपको अपनी आउटलाइन पर लगाने ही लगाने होते हैं, और फिर बाकी आपके पास 2 घंटे और 15 मिनट बचते हैं। तो 2 घंटे आई थिंक इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप उसको 2500 वर्ड्स लिखें या 3500 वर्ड्स लिखें। कुछ लोग लिख भी लेते हैं लेकिन फिर उनकी या तो राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती होंगी या फिर उनके पास उस टॉपिक पे मटेरियल बहुत होता होगा या फिर कोई और फैक्टर्स होते होंगे। लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, एम टू राइट अराउंड 1800 to 2200 वर्ड्स, ठीक है। ये वर्ड काउंट होता है जो आप आराम से मीट कर सकते हैं और इसमें आप अपनी क्वालिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमें ऐसे में किस तरह की वोकैबुलरी यूज करनी चाहिए, क्या हमें बहुत ज्यादा मुश्किल टेक्निकल किस्म की वोकैबुलरी यूज करनी चाहिए। अच्छा, टेक्निकल वोकैबुलरी तो आप डेफिनेटली यूज करेंगे, जैसे कि बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आप कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढ सकते। फॉर एग्जांपल वो अमूमन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर पूरे पूरे कॉन्सेप्ट्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटलिज्म ना सिर्फ एक वर्ड है बल्कि एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है, एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, जो इस वर्ड ने अपने अंदर समोया हुआ है। तो कैपिटलिज्म का जब आप वर्ड यूज करेंगे तो आप ऑब्वियसली कैपिटलिज्म ही यूज करेंगे। कम्युनिज्म है तो कम्युनिज्म ही यूज करेंगे, लेकिन उसके अलावा यू डोंट रियली हैव टू यूज एनी फ्लावरी वर्ड्स या बहुत ही सुपरफ्लुअस किस्म की आपको वोकैबुलरी यूज नहीं करनी होती, ठीक है। ऐसे में आपने सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लिखनी होती है और स्पेलिंग एरर्स बिल्कुल भी नहीं करने होते, क्योंकि बहुत से लोग स्पेलिंग एरर्स करते हैं आजकल जो है हम बिकॉज वी यूज आवर फोन्स अ लॉट, तो उसमें ऑटो करेक्ट होता है और उसके अलावा हम बहुत ही कोई खराब किस्म की इंग्लिश लिख रहे होते हैं, ठीक है, हम मिंग्लिश लिख रहे होते हैं। तो इस हिसाब से हमारी जो स्पेलिंग्स होती है ना वो बहुत खराब हो जाती है, और कई कई चीज़ों की जो स्पेल कई कई वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग्स हम सही नहीं लिख रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी पर्टिनेंट कि आप जब अपना ऐसे लिखें तो आप उसमें बिल्कुल आपकी जो ग्रामर है वो फ्लॉलेस होनी चाहिए और आपकी कोई स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपके कहीं एक दो स्पेलिंग एरर्स बीच में हो जाएं, लेकिन आउटलाइन आपकी बिल्कुल फ्लॉलेस होनी चाहिए और आपका जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पैराग्राफ्स हैं वो बिल्कुल क्रिस्प होने चाहिए, ठीक है। बीच में आप चूंकि बहुत एक फ्लो में लिख रहे होते हैं तो हो सकता है कि कहीं एक दो चीजें आपसे मिस हो जाए, लेकिन कोशिश करें कि आपका जो
आउटलाइन है, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, आपका कंक्लूजन, वो बहुत क्रिस्प एंड क्लियर होनी चाहिए। उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। और ये चीज़ें उसी वक्त होती हैं जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आपको जो सेंटेंसेस की लेंथ है वो छोटी हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मत लिखें। आपके जो सेंटेंसेस हो उनकी जो लेंथ है वो एक आइडियल लेंथ होती है अराउंड 1.5 लाइन। ठीक है, दो तक 2 लाइन तक भी चला जाए तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि उससे ज़्यादा अपने सेंटेंसेस की लेंथ को मत बढ़ाएं, क्योंकि जब आप लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स भी होते हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं। तो कोशिश करें कि जब आप लिख रहे हो तो आपके सेंटेंसेस बहुत क्रिस्प एंड क्लियर होने चाहिए और उनमें कोई ग्रामेटिकल एरर, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। फ्लावरी लैंग्वेज यूज नहीं करें, वोकैबुलरी कहीं से पढ़ के और उसको रट्टा मार के आप नहीं लिख सकते, क्योंकि हर जो टॉपिक होता है इट डिमांड्स अ डिफरेंट सेट ऑफ वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी ये है कि आप उसको याद नहीं कर सकते। प्रेसी के लिए शायद आप याद कर सकते हैं, लेकिन फॉर essay यू कांट रियली क्रैम वोकैबुलरी। ऑलराइट, सो दीज आर द 3 key aspects ऑफ योर essay। सबसे पहली चीज होती है योर करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक। अगर आपने टॉपिक को सही तरीके से क्रैक कर लिया तो आपका, समझ लें आपका आधा ऐसे तो पास हो गया, क्योंकि आपने अगर सही से उसको पढ़ा है तो आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट भी ठीक बनाएंगे और आपकी जो आउटलाइन होगी वो भी वही चीज रिफ्लेक्ट करेगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, 2017 का एक टॉपिक था, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। अब व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज दैट कि आप लोग इस टॉपिक को पढ़ें, टेक 5 मिनट्स, और आप इसका एक थीसिस स्टेटमेंट या फिर आपके नज़दीक इसका जो क्रक्स है वो मुझे यहाँ पर चैट में टाइप करके बता दें। यू हैव 5 मिनट्स। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर वर्किंग ऑन इट, बिकॉज आई वांट टू असेस कि आप लोगों ने अभी तक क्या चीज़ें आपको समझ में आई। परफेक्ट, ठीक है मोहम्मद आमिर, आप लोग काम कर रहे हैं इस पर। परफेक्ट।
ऑल राइट, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया, ठीक है, परफेक्ट। हाँ, तो इसका जो है वो जो थीसिस स्टेटमेंट है वो यही है कि फेमिनिज्म इज नॉट रियली लिमिटेड टू द थर्ड वर्ल्ड, बट के इंस्टेड इट्स अ ग्लोबल इशू। लेकिन जब 2017 का एग्जाम हो रहा था तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु thought that this topic actually meant that the third world countries have so many issues to take care of that unless and until they take care of these issues first, they don't really have to think about feminism, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से लोग जो थे उन्होंने उसको इस तरह, इस टॉपिक को इस तरह से इंटरप्रेट किया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉपिक को जो है वो सही तरीके से इंटरप्रेट करें और कोई ऐसा टॉपिक ना लें जिसको आपको, जो आपको समझ में ना आए। और ये उसी वक्त हो सकता है कि जब आप कोई ऐसा टॉपिक लें जो कि बहुत ही, जो कि जेनेरिक हो, एंड देयर इज नो शेम इन पिकिंग अ टॉपिक व्हिच यू थिंक इज द इजीएस्ट। और हो सकता है कि उस टॉपिक पे कोई 99% लोग लिख रहे हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो आई पिक द इजीएस्ट टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। एंड जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर आई थी देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर टॉकिंग कि सबने यही लिया है, और कोई अराउंड आई थिंक 70 to 80% लोगों ने वही टॉपिक लिया था, ठीक है। बट आई डिडंट थिंक अबाउट दैट, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक था जिसपे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं इस पर अच्छा लिख लूंगी, ठीक है। और मैंने कोई ऐसा बहुत ही मुश्किल से टॉपिक इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक तो मुझे हो सकता था कि मैं उसको सही से इंटरप्रेट ना कर पाऊँ, क्योंकि एग्जाम में आपके पास, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आपके पास 3 घंटे होते हैं, लेकिन इन 3 घंटों का आपने बहुत स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करना होता है। उसमें आप बहुत ज्यादा जो है वो किसी भी एक चीज पर टाइम नहीं लगा सकते। आपके पास शुरू के शायद 5 मिनट होते हैं एक टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए, उसके बाद अगले 5 से 10 मिनट में आप उसका एक थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर अगले 40 to 45 मिनट्स में आप उसकी एक अच्छी क्रिस्प सी आउटलाइन बनाते हैं, और फिर जो बाकी का टाइम बचता है उसमें ना सिर्फ आपको वो लिखना होता है बल्कि आपको थोड़ी प्रूफ रीडिंग भी करनी होती है, क्योंकि बहुत ही मेजर किस्म की गलती तो आपने नहीं कर दी तो आपको उसको भी ठीक करना होता है। तो ऑल इन ऑल यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम कि आप कोई ऐसा बहुत ही, कैन ऑल ऑफ यू हियर मी? आई थिंक वो कह रहे हैं कि वीक सिग्नल का मसला है। ओके, परफेक्ट। तो यही होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठे हैं उस पर बहुत लंबा लंबा ब्रेनस्टॉर्म करें। आपको बस एक ऐसा टॉपिक उठाना होता है जिसपे आपको होता है कि ये इस पे तो हो जाएगा, इस पे ऐसे जो है वो लिख लूंगा, लिख लूंगी, ठीक है। तो वो टॉपिक उठाएं जिसमें कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना हुई थी, या उसमें बहुत ज्यादा कोई जो है वो, उसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का कोई थीम ना हो, या फिर कोई इसके 2 से 3 मतलब ना निकल रहे हो। कोई ऐसा टॉपिक लें जो सीधा हो, सिंपल सा हो बहुत ज्यादा, और उसमें आपके पास मटेरियल हो लिखने के लिए। जैसे जब मैंने ग्लोबलाइजेशन का लिखा था तो मेरे पास उसके ऊपर बहुत मटेरियल था, ऑल्दो कि मैंने वो टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस के दौरान कभी भी मैंने वो टॉपिक नहीं लिखा था। मैंने डिफरेंट एंगल्स से उस ग्लोबलाइजेशन को जरूर लिखा था, बट मैंने उस टॉपिक पे नहीं लिखा था बिकॉज इट वाज अ वेरी इजी टॉपिक, और मेरे वहमो गुमान भी नहीं था कि इस तरह का इजी टॉपिक भी आ सकता है एग्जाम में। तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पे मैंने लिखा था, और आई थिंक मैंने जो एग्जांपल्स यूज की थी वो बहुत रेलिवेंट एग्जांपल्स मैंने यूज की थी, बहुत ही जो उस वक्त के जो ग्लोबल हालात है उन्हीं को रखते हुए नजर में मैंने एग्जांपल्स यूज की थी, ठीक है। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग वो टॉपिक लें जो आपको, जिस पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि आप लिख सकते हैं, और जो आपके नजदीक सबसे ऐसा टॉपिक हो जिसमें कोई 2 या 3 बातें ना निकल रही हो। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप कोई ऐसा टॉपिक लें जो बहुत मुश्किल हो, बहुत ही फिलोसॉफिकल हो, जिसपे आप अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट कर सकें। लेकिन आई थिंक कि उस राउट को लेना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप ले तो लें कोई बहुत ही यूनिक से टॉपिक, लेकिन आप उस पर लिख ना सकें, आपको वो समझ ही ना आए। तो डोंट पुट योर सेल्फ थ्रू दैट ट्रबल। वो टॉपिक लें जो बहुत आसान हो, बहुत क्रिस्प हो, सिंपल सा हो, उसको लें और उसके ऊपर एक अच्छी सी आउटलाइन बनाएं, उससे बहुत रेलिवेंट किस्म की एग्जांपल्स का इस्तेमाल करें। पुराने जमाने की एग्जांपल्स मत लें, उसी वक्त की रेलिवेंट एग्जांपल्स जो आपने बहुत सारी जो चीजें पढ़ रखी होती हैं उनके थ्रू आप अपने डेटा को तैयार करें, ब्रेनस्टॉर्म करें, और फिर ऐसे लिख लें। अच्छा, दूसरी बात है कि फोकस ऑन पाकिस्तान। अब अगर टॉपिक जो है वो आपसे पाकिस्तान के बारे में स्पेसिफिकली नहीं पूछ रहा तो आप अपने पूरे ऐसे को पाकिस्तान के ऊपर मत लिखें,
जैसे कि एक टॉपिक आया था कि पाक CSS 2021 में ही आया था कि इट वाज अबाउट पाकिस्तानी रिसर्चर्स का काम इन रिलेशन टू कोविड-19। तो वो जो एक टॉपिक था वो बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक था, इट वाज वेरी स्पेसिफिक टू पाकिस्तान एज वेल। तो उस पे अगर आप जो है वो ग्लोबल इश्यूज की बात करना शुरू हो जाएं तो आप बेसिकली टॉपिक से डाइग्रेस कर रहे हैं। तो जब आपसे वो पाकिस्तान के बारे में ही पूछ रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप पाकिस्तान के बारे में ही लिखें। ठीक है, आप उसमें एक ग्लोबल एक ओवरव्यू दे सकते हैं ग्लोबल रिसर्चर्स का भी, लेकिन 80 to 90% जो आपका ऐसे होगा वो पाकिस्तान के ऊपर ही होगा। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन वाला ऐसे था, चूंकि ये इसमें पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं था और एक ओवरऑल एक जनरल सी सा थीम था, तो उस पे मैंने जो था वो ओवरऑल ग्लोबल एग्जांपल्स ही दी थी। पाकिस्तान की एक दो जगह कहीं दी थी एग्जांपल्स, लेकिन जो मेरा ओवरऑल ऐसे था इट वाज अबाउट इट रिवॉल्व्ड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, फिर आती है तीसरी चीज, विच साइड ऑफ द टॉपिक यू शुड इंक्लाइन टूवर्ड्स। अच्छा, अब इसमें दो चीजें होती हैं। अगर आपके पास एक टॉपिक गिवन है जिसके आखिर में फुल स्टॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, तो फुल स्टॉप का मतलब है कि यू ऑलरेडी बिन गिवन अ स्टांस। ठीक है, और अब आप उसी स्टैंस को लेकर अपना ऐसे लिखेंगे। अब जैसे इसमें लिखा है कि जेंडर इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है आपने इसको प्रूव करना है कि हाँ नहीं एग्जिस्ट करती। आप इस पे ये नहीं लिख सकते कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, नहीं, आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि आपको ऑलरेडी एक स्टांस दिया जा चुका है। तो आपको अपने ऐसे उसी पर लिखना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब अगर इसी टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर दें कि डज जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट इन सोसाइटी, अब उसमें एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि आपका क्या ख्याल है कि क्या एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो यहाँ पर आप एक स्टैंड ले सकते हैं कि हाँ मैं समझती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती, या मैं समझती हूँ कि एग्जिस्ट करती है। तो फिर आप जो है वो इस पे से अपना स्टैंड जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं इस पे आपको फोकस करना होता है। सबसे पहली चीज कि आपने टॉपिक को सही तरीके से इंटरप्रेट करना होता है। दूसरी ये चीज कि अगर टॉपिक जब पाकिस्तान के बारे में आपसे स्पेसिफिकली नहीं पूछ रहा तो आपको पाकिस्तान को हाईलाइट करने की या उससे बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और तीसरी ये चीज कि अगर आपके पास एक टॉपिक है जिसके आखिर में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो आप उस फुल स्टॉप का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो स्टांस ऑलरेडी गिवन है। और अगर क्वेश्चन मार्क है तो आपको एक साइड पे करनी है। फुल स्टॉप के अलावा यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यही मतलब होता है कि स्टांस इज ऑलरेडी गिवन, आपको बस उसको डिफेंड करना होता है। अब लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ एसेज जो सीएसएस में आते हैं। मोस्टली दो तरह के ही होते हैं, एक तो आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, एक डिस्क्रिप्टिव होता है। इसके अलावा एक फिलोसॉफिकल भी होता है, बट आई थिंक वो डिस्क्रिप्टिव में ही आ जाता है। जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ही होता है कि आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखना आसान होता है क्योंकि उसमें आप एक जो है वो एक स्टांस लेते हैं और आप उसको डिफेंड करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पर भी बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन तरह के टॉपिक्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम मोर कंफर्टेबल विद आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस, तो मैं आर्ग्यूमेंटेटिव ही ऐसे लिख कर आई थी एग्जाम में भी। ठीक है, आई वाजंट वेरी कंफर्टेबल विद राइटिंग ऑन फिलोसॉफिकल टॉपिक्स, क्योंकि फिलोसॉफिकल टॉपिक्स में आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है और थोड़ा सा आपको जो है ना उसको देखना पड़ता है कि वो कौन किस टोन में वो आपसे पूछ रहा है या उसका अंडरलाइंग थीम क्या है। आर्ग्यूमेंटेटिव में तो आपको बस एक टॉपिक लेना होता है और आप उसको डिफेंड करना होता है। तो आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है कि आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे अच्छा लिख सकते हैं तो आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखें। अगर आपको फिलोसॉफिकल एसेज लिखने हैं तो आप फिलोसॉफिकल एसेज लिखें। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जामिनर्स फीडबैक। आई एम श्योर कि आप लोगों ने एग्जामिनर रिपोर्ट्स देखी होंगी, बट अगर नहीं देखी तो लेट्स जस्ट क्विकली रिव्यू देम। तो इसमें जो फीडबैक उन्होंने दिया हुआ है ऐसे के बारे में वो ये है कि अगर हम 2014 का देखें, इसमें इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि लास्ट फ्यू इयर्स परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन इंग्लिश एसे पेपर अंडर सीएसएस competitive examination has not been as satisfactory as in other papers. Some of the extracts from the examiners reports are here. ठीक है, तो अगर हम 2014 की बात करें, ऑल्दो कि 2016 के बाद से जो है वो चेंज हो गया पूरा पैटर्न, बट अगर हम 2014 को भी देखें
तो इसमें उन्होंने ये लिखा है कि क्वेश्चन पेपर वाज सेट टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंसेप्चुअल लिंग्विस्टिक एंड राइटिंग कॉम्पिटेंसीज. But common trends observed were lack of conceptual clarity, shallow knowledge of subject, grammatical mistakes, and inappropriate choice of vocabulary and stereotype answers. Majority of the candidates did not follow the norms of confrontational discourse and wrote isolated sentences rather than in cohesive paragraphs. The ability required in CSS is extensive reading, holistic and appreciable performance approach in the subject, but majority lack these characteristics. अब इसमें अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो वो यही है कि कोहेरेंसी नहीं थी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, इनअप्रोप्रिएट वोकैबुलरी थी और बहुत ही जेनेरिक स्टीरियोटिपिकल किस्म के आंसर्स थे. और इसमें यही होता है कि ऐसे और बेसिकली सीएसएस इन जनरल जो होता है वो उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए यू रियली नीड टू हैव गुड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स. आपके पास एक वास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज होनी चाहिए, थीमेटिक नॉलेज होनी चाहिए जिसपे आप जो है वो, जिसके थ्रू आप लिख सकें, जिसके थ्रू आप चीज़ों को जो है वो एनालाइज कर सकें, उनको लिख सकें. बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उनकी रीडिंग हैबिट्स नहीं होती, उनके वो बुक्स नहीं पढ़ते, ठीक है, लेकिन एक बहुत ही गलत बात है. बुक्स आपको इन जनरल भी पढ़नी चाहिए बिकॉज दे वेरी गुड फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ. लेकिन ये है कि जो लोग रीडिंग करते हैं और जिनका रीडिंग और राइटिंग का बैकग्राउंड होता है उनको इस एग्जाम में एक एज हासिल होता है, क्योंकि वो फिर किसी भी तरह का टॉपिक आए तो उस पर लिख सकते हैं. तो जब आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग के थ्रू ना सिर्फ आपकी वोकैबुलरी डेवलप होती है बल्कि आपका एक डिस्टिंक्ट राइटिंग स्टाइल भी डेवलप होता है. और फिर जाहिर है जब आप पढ़ते हैं चीजें तो आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाती है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी जो है वो ठीक हो जाती हैं. तो इसमें यही है कि अगर आपकी किसी भी टॉपिक पर अच्छी जो है वो ग्रास्प नहीं होगी, अगर आपने उस पर नहीं पढ़ा होगा, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम. और इसमें यही उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट्स ने जो है वो टॉपिक्स को समझा नहीं, बल्कि उन्होंने आइसोलेटेड सेंटेंसेस लिखे, कोहेरेंसी नहीं थी, जिसकी मैंने शुरू में बात की थी कि आपका जो ऐसे होना चाहिए और आपके इन जनरल जितने भी पेपर्स हैं उनमें जो चीज़ होनी चाहिए वो होती है कोहेरेंसी. और कोहेरेंसी जो होती है वो बहुत मुख्तलिफ तरीकों से आप डेवलप कर सकते हैं. जैसे कि आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करें जिनके थ्रू आपके जो सेंटेंसेस हैं वो कनेक्टेड हो आपस में, या फिर आप कोई ऐसा थीम, ऐसा कोई इस तरह से लिखें आप कि आपका कि जो है वो कोहेरेंसी डेवलप हो रही हो. ओके, फिर अगर हम 2016 की बात करें तो इसमें भी उन्होंने यही चीजें लिखी हैं कि the performance in English essay was unsatisfactory. A significant majority failed in the subject. Ideas presented were random. The argument was without any logical reasoning or research based facts. There was neither coherence nor creativity. The candidates were neither able to build an argument from multiple angles nor substantiated it with facts. The outline of essay was not properly structured. In many answer scripts, aspects mentioned in the outline were not discussed in the essay. अब वही बात है जो कोहेरेंसी की बात है, क्रिएटिविटी की बात है. कोहेरेंसी वही आती है, अब जैसे उन्होंने इसमें यही बात की है कि जो आउटलाइन में जो चीजें लिखी हुई थी वो ऐसे में उन्होंने डिस्कस ही नहीं की, यानी कोहेरेंसी उन्होंने मतलब कोहेरेंसी का इतना बड़ा उन्होंने ब्लंडर कर दिया, ठीक है. तो और मल्टीपल एंगल से आर्ग्यूमेंट को बिल्ड नहीं किया गया, यानी कि एनालिटिकल और क्रिटिकल जो चीजें थी वो भी उसमें नहीं थी, वो एस्पेक्ट्स नहीं थे. और क्रिएटिविटी भी नहीं थी, और क्रिएटिविटी इस वजह से नहीं होगी क्योंकि उन्होंने शायद बहुत सारे ऐसे इसको जो है वो पढ़ लिया होगा, रट्टा मार लिया होगा और उसको जाके फिर उन्होंने रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की होगी, ठीक है. और अगर आप किसी चीज का रट्टा मार भी रहे हैं तो कोशिश करें कि आपने जो अपने ऐसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस किए उन्हीं का रट्टा मार लें, ठीक है, उसमें क्रिएटिविटी आ जाएगी आपकी. क्योंकि जब आप किसी और के नोट्स से पढ़ते हैं, आप किसी और के ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि उस बंदे ने जिस तरह से लिखा होता है एक स्पेसिफिक माइंड सेट से लिखा होता है, एक बहुत ही स्पेसिफिक से परस्पेक्टिव से लिखा होता है, ठीक है. और आप किसी के राइटिंग स्टाइल या किसी के थॉट्स को कॉपी नहीं कर सकते. तो कोशिश यही करें कि अपने एसेस लिखें, अपनी प्रैक्टिस करें, लोगों के नोट्स जरूर देखें, इंस्पिरेशन हासिल करें, लेकिन फिर अपना क्रिएटिव चीजें लिखें. अब आपके पास इंटरनेट है, इट्स एन एक्सीलेंट रिसोर्स. आप इंटरनेट पे जाएं, आप डिफरेंट सोर्सेज से, क्रेडिबल सोर्सेज से मटेरियल उठाएं, कंटेंट उठाएं,
आप उसी को बेशक आप उसी को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करें, जाहिर है जब आप उसको बार बार लिखेंगे तो उसमें क्रिएटिविटी और आपका अपना जो एंगल है वो आ ही जाएगा, ठीक है। आपको यू डोंट हैव टू लाइक इन्वेंट थ्योरीज और इन्वेंट themes on your own. You just have to take all of that information and present it in your own words in a very coherent and very structured manner. This is what the essay is asking you to do. ठीक है, आपको अपनी कोई थ्योरी नहीं बनानी इसमें, आपको अपना कोई ओपिनियन नहीं उसको बनाना, आपने डिफरेंट ऑथर्स के ही ओपिनियंस को लेना है और उन्हीं को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि लगे कि इट्स अ यूनिक टेक ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। फिर 2017 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लिखा है कि द स्टैंडर्ड ऑफ एसे वाज एग्जामिन्ड ऑन फुटिंग ऑफ आर्गुमेंटेशन, कंटेंट, लैंग्वेज एंड इंटेलेक्चुअल सिग्निफायर. द क्वालिटी एंड लेवल ऑफ क्रिटिकल आर्गुमेंटेशन ऑन द होल वाज वेरी पुअर. Most of the candidates were unable to identify the dormant contention in topics. In most papers, content was inadequate and irrelevant. Most worrying aspect of essays was the wrong use of English language. The sentence structure was glaringly flawed. Moreover, grammatical and spelling mistakes were rife. The intellectual level of essays was mediocre, and candidates were unable to even grasp the topic of the essay. वही बात आ रही है, वही बात वो बार बार कह रहे हैं कि आपको टॉपिक समझ नहीं आया, आपने जो है वो उस टॉपिक को सही से क्रैक नहीं किया, आपने उसको सही से इंटरप्रेट नहीं किया, फिर आपने उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी वो बहुत ही इररेलेवेंट थी, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, आपने इनएडिक्वेट और इररेलेवेंट किस्म की वोकैबुलरी यूज की, आपको नहीं पता था कि ये वर्ड कहाँ यूज करना है या फिर क्या ये वर्ड इस जगह पर सूटेबल है भी या नहीं, ठीक है। तो ऑन द होल इट वाज अ पुअर एफर्ट. फिर 2018 में भी वो यही बात कर रहे हैं कि candidates were at their best in topics involving critical and subjective approach, i.e. in topics like democracy in Pakistan, hopes and hurdles, rule of law, safeguarding human rights and civil liberties during fight against terrorism and corruption, etc. On the other hand, in topics that were of objective nature, global warming, CPEC, reliance on crammed knowledge, dull monotony, and repetition of stereotypical information was observed. A significant number of the candidates did not have a clear sense of the essentials of a comprehensive essay or the features which differentiate an essay from other forms of writing. Candidates must know about the qualities of a standard essay and the standard expected by the commission in the comparative exam. ओके, सो इसमें वो ये बात करेंगे जो सब्जेक्टिव टॉपिक्स थे उस पे लोगों ने अच्छा लिख लिया, बट जो ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स थे जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ गई या जो थोड़े से टेक्निकल किस्म के टॉपिक्स थे, थोड़े से साइंटिफिक टॉपिक्स थे, उन पर उनके पास जो है वो उनकी नॉलेज जो थी वो बहुत ही क्रैम्ड नॉलेज थी, उन्होंने कहीं से रट्टा मारा हुआ था और इन चीज़ों को जो है वो लिखा हुआ था. अच्छा, अब इसमें यही बात आती है कि जो सब्जेक्टिव टॉपिक्स होते हैं उनमें हम अच्छा लिख सकते हैं क्योंकि हम अपनी जो एग्जाम्पल्स होती हैं और अपने जो सपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं उनके थ्रू उन एसेस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब्जेक्टिव चीज़ों से ज़्यादा उनको वो ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स पर ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीपेक आ गया या ग्लोबल वार्मिंग आ गया, ये थोड़े से रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स होते हैं. तो जो अगर आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो रिसर्च बेस्ड था या आपने जो है वो स्टेम मेजर्स में आपने कुछ स्टेम मेजर किया हुआ है, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव अगर टॉपिक्स पर लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखें. Because I was from a social sciences background, it was also research intensive, but the research was more like qualitative research, ठीक है. तो मैंने सब्जेक्टिव ही टॉपिक लिया था ग्लोबलाइजेशन का बिकॉज आई हैड प्रायर नॉलेज इन दैट सब्जेक्ट. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जिसमें आपने इन टॉपिक्स पर फोकस किया जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, उस पर आप लिख सकते हैं, तो आप उन टॉपिक्स पर भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो अब इन्होंने इसमें कहा है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ गुड एसे. तो अब उन पे देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू एफपीएससी एक अच्छा एसे जो है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए. तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा है कि प्रॉपर बिगिनिंग विद अ कॉम्पैक्ट एंड एलैबोरेटेड टॉपिक सेंटेंस, वही थीसिस स्टेटमेंट जिसकी वो बात करें, दैट मस्ट रिफ्लेक्ट द कैंडिडेट्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. अब वही बात आ गई कि आपने टॉपिक को सही से इंटरप्रेट करना होता है और उसके बाद एक थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है बहुत ही क्रिस्प सी. अगर आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही क्रिस्प है, तो आपका जो ऐसे होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो उस ही ट्रेंड को, उसी थीसिस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, उसी थीसिस स्टेटमेंट से फ्लो करेगा. फिर दूसरी बात वो कह रहे हैं कि करेक्ट एंड फ्लॉलेस लैंग्वेज, वही बात है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. फिर यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी,
बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप किसी और तरीके से या किसी और कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर लें तो उनका मतलब बिल्कुल ही बदल जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जब आप किसी भी वर्ड को लिख रहे हो, किसी भी वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ये बेशक आप बहुत ही सीधे सादे अल्फाज में लिखें अपने ऐसे, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो करेक्ट होना चाहिए। फिर बात आती है लिटरेसी एंड इडियोमैटिक, लिटरेरी एंड इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। आप अगर कोई आप अगर आप कोई ईडियम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करें कि आप उसको करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। वही बात आ जाती है वोकैबुलरी की, ठीक है, कि या तो कोशिश करें कि आप इडियोमैटिक एक्सप्रेशन ना इस्तेमाल करें क्योंकि इट्स नॉट वेरी एकेडमिक, ठीक है। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं कहीं पर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर ये यूज हो सकता है, तो कोशिश करें कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल ठीक हो। फिर यूज ऑफ रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ नीडेड, वही टर्मिनोलॉजी की बात आ गई कि अगर आप कैपिटलिज्म की बात करें, अगर आप किसी इकोनॉमिक्स का ऐसे लिख रहे हैं तो आप उसमें वही रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, जैसे कैपिटलिज्म हो गया, न्यू लिबरलिज्म हो गया, इसी तरह की आप यूज करेंगे जार्गन, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट थॉट्स, यानी रेलिवेंसी होनी चाहिए, आपके जो आइडियाज हैं वो उस टॉपिक से रेलिवेंट हो। फिर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, यानी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपका ऐसे, उसमें कोई ये ना हो कि आपने पहले कोई किसी और टॉपिक पे बात कर ली, फिर आप किसी दूसरे उसमें आप बिल्कुल ही उस टॉपिक से आपने जो है वो कॉन्ट्रास्ट कर गए, ठीक है। एक रेलेवेंसी होनी चाहिए, कोहेरेंसी होनी चाहिए। फिर आती है कोहेरेंसी इन अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल पैराग्राफ्स, वही बात आ गई, कोहेरेंसी होनी चाहिए। कोहेजन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट रीचिंग द कंक्लूजन, ठीक है। अब आप जो कंक्लूजन बना रहे हैं उस कंक्लूजन की तरफ आपका जो पूरा ऐसे वो बिल्डअप होना चाहिए। ये ना हो कि आपने कहीं पर भी बात नहीं की, फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पर भी, अगर हम इस्लामोफोबिया का टॉपिक लें तो आपने कहीं पर भी ये बात नहीं की अपने ऐसे में कि भाई इस्लामोफोबिया को काउंटर किस तरह से किया जाए, लेकिन कंक्लूजन में आपने लिख दिया कि भाई इस्लामोफोबिया को काउंटर इस तरह से किया जाए, तो ये ऑब्वियसली कोहेरेंसी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है कि जो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और आपका जो ऐसे हो वो एक ही चीज, एक ही आपकी थीसिस स्टेटमेंट को डिफेंड करा हो बार बार। फिर क्लैरिटी होनी चाहिए लैंग्वेज में, आइडियाज में, डिबेट में और फिनिश में। फिर कॉम्प्रिहेंसिवनेस, लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, स्टैंडर्ड साइजिंग एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, बहुत ज्यादा छोटी ना हो, लेजिबल हो। अवॉइडेंस ऑफ टू मच स्कॉलरशिप, ठीक है, बहुत ज्यादा आपने उसमें बहुत ज्यादा ही जो है वो यानी कि कोशिश करें कि बैलेंस्ड अप्रोच लें, बहुत ज़्यादा ही स्कॉलरली एविडेंस कोट मत करें, बल्कि जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर करें। जहाँ पर नहीं लग रही वहाँ पे ज़बरदस्ती मत उसको उसमें घुसाएं। फिर थरो एक्वेंटेंस विद द नेचर ऑफ क्वेश्चन, आई टॉपिक, वही बात करें कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। कोटेशन व्हेन यूज मस्ट बी वेल प्लेस्ड एंड रेलेवेंट, कोटेशंस होता है, बहुत से लोग अपने पेपर्स में कोटेशंस लिखते हैं लेकिन वो रेलेवेंट नहीं होती, ठीक है। कोशिश करें कि रेलेवेंसी दिखा, रेलेवेंट कोटेशंस को इस्तेमाल करें। फिर इम्प्रेसिव फिनिश, वही कंक्लूजन अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब जो सेकंड एग्जामिनर है वो ये कह रहे हैं कि अ गुड essay is not supposed to reflect crammed information or bookish knowledge about the topic. It should rather tell us about the writer's personal feelings or thoughts about it and their ability to convert their feelings and thoughts into arguments for convincing the readers. वही बात है कि अगर आप crammed knowledge इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपने कोई ऐसे की बुक खरीद ली और आपने उसमें सारे जो ऐसे हैं उनको रट्टा मार लिया और आपने उसको लिख दिया, तो अब ऐसे कितने लोग होंगे जो उसी बुक को यूज करके वही नॉलेज जो है वो पेपर्स में लिख के आ रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे हों। तो वही बात होगी कि उसमें कोई यूनिकनेस नहीं आएगी, कोई उसमें कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव नहीं आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे आप क्रिएटिविटी और यूनिकनेस की बात करें ना, आप कोशिश करें कि वो चीज है, वो जो यूनिकनेस है वो आप अपने कंटेंट के अंदर लाएं। जब आप टॉपिक को चूज कर रहे हो तो टॉपिक तो सबसे आसान, जो आपको सबसे आसान टॉपिक लग रहा है, जिसपे आपको लग रहा है कि आप इस पे बहुत अच्छा एक 10-15 पेजेस लिख सकते हैं, मटेरियल लिख सकते हैं, टॉपिक में कोई यूनिकनेस, कोई डिस्टिंक्टिवनेस की जरूरत नहीं है। टॉपिक सबसे आसान वाला उठाएं जो आपको आसान लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप उसको यूनिक किस तरह से बना सकते हैं, अपने मटेरियल के थ्रू, अपनी राइटिंग के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू, ठीक है। मत क्रैम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल मत करें, अपनी एग्जांपल्स यूज करें, अपनी जो आपने चीजें याद की हो उनको इस्तेमाल करें, ठीक है। और बुकिश नॉलेज मत यूज करें। बुकिश नॉलेज का यही मतलब होता है कि वो जो नोट्स होते हैं बने बनाए जो आपको मिल जाते हैं उन पर मत रिलाय करें। अपनी जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की हो, अपना जो रिसर्च, एक रिसर्च बेस बनाई हो, उसको इस्तेमाल करके अपने ऐसे को यूनिक बनाएं।
फिर it should be self-contained and self-explanatory, not depending on any outside source for its essential comprehension. आपने एक ऐसे लिखा और एग्जामिनर को वो समझ में आ गया, ठीक है, और उसने इसको पास कर दिया। अब आप उसमें कोई ऐसी बहुत ऐसी चीज मत लिखें कि उसको मतलब देखना पड़े कि भाई ये क्या इन्होंने ये बात ठीक भी लिखी है या नहीं। ठीक है, वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो है वो एक एक ऐसे पर जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लगाएं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी चीज होती है जो आपने बहुत ही कोई स्ट्रेंज किस्म की डिजायर किस्म की चीज लिखी होती है, जिस पे उनको करना पड़ता है कि हम देखें तो कि इन्होंने सही लिखा भी है या नहीं। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऐसे लिखें, बस एक एक चीज लिख दें, उसी को डिफेंड करें। उसमें कोई बहुत ज्यादा जो है वो उसमें कोई रॉकेट साइंस डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि कोई भी उसको पढ़े उसको समझ में आ जाए, ठीक है आपने ये लिखा है, बस उनको किसी आउटसाइड सोर्स पे रिलाई ना करना पड़े आपके ऐसे को फैक्ट चेक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो आपके ऐसे को बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें ऐसी बहुत सी चीजें निकालें जो उनको पहले ना नजर आती, लेकिन अब चूंकि वो आप ऐसे पढ़े हैं डिटेल में तो उनको नजर आ जाए वो फ्लॉज। ठीक है, आपने एग्जामिनर को अपना ऐसे बस उतना ही पढ़ने देना है कि जितना पे वो आपको पास कर सकें। ज्यादा अगर वो इन डेप्थ में जाएंगे तो आई एम श्योर कि चीजें निकलेंगी, उसमें उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो गलत हो सकती हैं। जैसे आई वुड लाइक टू शेयर माई एग्जाम्पल व्हेन आई वाज राइटिंग माई ऐसे। आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मैं आई वॉज राइटिंग अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें मैंने ये लिखा था कि जो स्वेट शॉप्स होती हैं वो ह्यूमन राइट्स को बहुत वायलेट करती हैं। तो आई गिव एन एग्जांपल ऑफ चाइना की स्वेट शॉप्स की, किस तरह से वहाँ पर जो है वो जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं पूरी दुनिया के लिए, वहाँ पर जो लोग जिन कंडीशंस में काम कर रहे होते हैं वो बहुत इनह्यूमेन कंडीशंस होती हैं। एंड उस वक्त मेरे जहन में उस एग्जैक्ट जगह का नाम नहीं आ रहा था, तो आई मेड अप द नेम ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, अब मैंने बहुत ही जो है वो कोई बिजार किस्म का नाम नहीं लिखा, मैंने ऐसे ही लिखा जो कि जनरली चाइनीज सिटीज के होते हैं। ठीक है, अब मैंने चाइना का मैं सिटी का नाम लिख रही थी तो मैंने अमेरिका का ये सिटी का नाम नहीं लिखा उसे, बस मैंने थोड़ा सा मैंने उसको ट्विस्ट कर दिया क्योंकि मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा था एंड आई डिड नॉट हैव एनफ टाइम कि मैं उसको सोचती। तो बस मैंने तुक्का मार के वो नाम लिख दिया था शहर का कि यहाँ पर स्वेट शॉप्स होती हैं एंड दे आर वेरी दे एक्सप्लॉइट देयर सिटीजन, दे एक्सप्लॉइट पीपल ओवर देयर, द वर्कर्स। ठीक है, तो अगर आप कोई इस तरह का कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज आप कर रहे हैं, कोई स्पेस सेविंग आप टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो तुक्का आप लगा रहे हो वो उसी के आसपास ही हो। तो बिल्कुल ही अलग से कोई चीज मत उठा के लिख दें कि वो एकदम से शॉक हो जाए कि उन्होंने ये क्या लिखा है। ठीक है, तो यही बात होती है कि आपका जो आउटलाइन होनी चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपका कंक्लूजन, ये तीनों चीजें बिल्कुल फ्लॉलेस होनी चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक्स ना हो, कोई मसले ना हो। बीच में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे हैं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है, कहीं ना कहीं हो जाएगा, प्रेशर में हो जाएगा या वैसे ही हो जाएगा, और क्या पता आप बाद में आपको उसको पढ़ने का टाइम ना मिले, प्रूफ रीडिंग का टाइम ना मिले, तो आप उसको सही से ना देख पाए। तो कोशिश करें कि जब आप अपने ऐसे लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और आपके जो आउटलाइन है वो बिल्कुल क्रिस्प होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा बीच में भी आप कोशिश करें कि बहुत अच्छे तरीके से ही लिखें, लेकिन अगर कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं तो दैट माइट नॉट मैटर अलॉट। ठीक है, फिर तीसरी बात उन्होंने की है कि इट्स बेसिक स्टैंस शुड बी क्रिएटिव, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रादर देन नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव। अब वही बात है कि क्रिएटिव होना चाहिए, एक आर्ग्यूमेंट आपने देना होना चाहिए अपने थीसिस स्टेटमेंट में, और फिर आप उसी को डिफेंड करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एसेज यूजुअली अब आते भी नहीं है, फिलोसॉफिकल आते हैं, उसमें भी आपको एक स्टैंस लेना होता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपका आर्ग्यूमेंट जो है ना वो बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही एनालिटिकल किस्म का, बहुत क्रिएटिव हो। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं भी है तब भी आप जो उसमें कंटेंट का इस्तेमाल करें वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आपके जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत रेलेवेंट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2023 में जब एग्जाम्स देंगे तो आपकी जो एग्जांपल्स होनी चाहिए वो 2022 2023 तक ही होनी चाहिए। अगर कोई बहुत ही रेलिवेंट एग्जाम्पल है, पुरानी 4-5 साल पुरानी है, इवन 10-15 साल पुरानी, लेकिन बहुत रेलिवेंट है, ठीक है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप उसी वक्त की एग्जाम्पल्स यूज करें जो हालात चल रहे हो, तो इससे एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि आपने खुद अपनी रिसर्च किया, आपने कोई किताबें नहीं उठाई, आपने कोई प्री मेड नोट्स उठा के वहां से तैयारी नहीं की, बल्कि आपने खुद अपनी रिसर्च की है और आप उस रिसर्च को अपने पेपर में यूज कर रहे हैं।
फिर it should contain a unified and coherent discussion on a particular topic, strictly in accordance with the wording of the title, with no digression or overshadowing. ठीक है, कोई डाइग्रेशन नहीं करनी आपने, जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं उसी टॉपिक को आपने एंड तक लेकर जाना है. जैसे अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें आप कोई और टॉपिक नहीं ला सकते. ठीक है, आपने ग्लोबलाइजेशन के ही मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिफाइन करना है, उन्हीं को जो है वो उन्हीं पर लिखना है. Then it should work through establishing the writer's personal stand about the subject and substantiating that stand with convincing arguments. अच्छा, अब इसमें ये है कि जैसे मैंने पहले बात कही थी कि यू कांट इन्वेंट योर ओन थ्योरीज. ठीक है, आप अपनी कोई थ्योरीज नहीं बना सकते, यू नॉट स्कॉलर्स. ठीक है, अनलेस कि आप में से कोई है. आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत कम लोग होंगे जो स्कॉलर्स होंगे. आई एम नॉट अ स्कॉलर. ठीक है, तो आई डोंट हैव माई ओन थ्योरीज. ठीक है, वट एवर नॉलेज दैट आई हैव वो मैंने किसी स्कॉलर की ली है, फिर उसी को जो है वो डिफरेंट एंगल से एनालाइज करके एक अलग से एक यूनिक पर्सपेक्टिव अपना उस पर दिया है. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो हमारे पास होती है वो दूसरे स्कॉलर्स की ही आइडियाज पर बिल्डअप हुई होती है. अब उसमें यूनिक फैक्टर क्या आता है कि आपने किस तरह से दो से तीन चीजों को जो है वो आपने कंबाइन कर दिया, किस तरह से उन दो से तीन चीजों को आप
एग्जामिनर जो है वो किस तरह से आपके ऐसे को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये बात करें वो कि इट शुड बी कॉम्पैक्ट एंड कंसाइज विद नो लूज कंस्ट्रक्शंस और अननेसेसरी अटैचमेंट्स। वही कि एक कोहेरेंसी आनी चाहिए, आप एक ही टॉपिक को बार बार जो है वो उसी पर बात कर रहे हैं, उसमें आप कोई और दूसरा टॉपिक जो है वो नहीं बीच में इंसर्ट कर रहे हैं। Then it should have a balanced body with a beginning, middle, and end, each one serving its own distinct purpose. ठीक है. How to construct a good paragraph? We'll be talking about that in the later classes, and it's very simple. और अगर आप उस मेथड को फॉलो कर लें तो it'll be very easy for you to write your essay. ठीक है. Then it should work as a unit of impression in the sense that the impact of the beginning is still fresh when the reader reaches the end. वही बात है कि आपका जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होनी चाहिए वो एक दूसरे की मिरर इमेज ही होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि इंट्रोडक्शन में आपने कोई एक पॉइंट ऐसा लिखा जिसको आपने कंक्लूजन में या तो उसको निगेट कर दिया या उसको इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। जब कोई भी आपका ऐसे पढ़े तो ऊपर से लेके नीचे तक वो एक ही चीज होनी चाहिए, ठीक है। वो एक कॉम्पैक्ट चीज होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट पीस ऑफ राइटिंग होना चाहिए। Here it should be a fluent text with natural linkage among parts and paragraphs with no disjointed or segregated parts. ठीक है, उसमें कोई loose ends नहीं हो, ठीक है। उसमें फिर हम बाद में बात करेंगे कि आप किस तरह से साइन पोस्ट और लिंक्ड पैराग्राफ्स के थ्रू, कनेक्टिंग पैराग्राफ्स के थ्रू उसको एक कोहेरेंसी दे सकते हैं। अच्छा, अब थर्ड एग्जामिनर क्या कहते हैं? रेलेवेंट स्ट्रक्चर, हाउ टू हैंडल एन आर्ग्यूमेंट और टू बी आर्ग्यूमेंटेटिव, काउंटर व्यूइंग द आर्ग्यूमेंट। काउंटर व्यूइंग द आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आप उसको, अगर आप उसको इस्तेमाल करना आपको आ गया है तो ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं देना तो ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि बी क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, क्लैरिफाइंग व्हाई समथिंग इज क्रिटिकल इंस्टेड ऑफ बेसिकली डिपिक्टिंग व्हाट स्कॉलर्स हैव सेड। ठीक है, जब आप किसी स्कॉलर का काम कोट कर रहे हैं, जैसे अगर आप अमर्त्य सेन का काम कोट करें तो आपको ये भी लिखना होगा कि आप क्यों उनको कोट कर रहे हैं और उसकी रेलेवेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप बेसिकली जो है वो नरेट कर रहे हैं किसी का काम और कोई रेलेवेंसी नहीं ला रहे, उसको अपने काम के साथ, अपने टॉपिक के साथ लिंक नहीं कर रहे। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोवाइड रीजंस इन व्यू ऑफ साउंड प्रूफ टू हेल्प द प्राइमरी कंटेंशन। वही आपने सपोर्टिंग एविडेंस देनी है। हैव गुड पैराग्राफिंग, द प्राइमरी कंसर्न ऑफ ईच पैसेज इज प्रेजेंटेड अनमिस्टेकेबली एंड सेक्शंस परस्यू सेंसिबली फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, फिर यू हैव टू इवैल्यूएट ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू की बार बार बात कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विल डिस्कस लेटर इन क्लास। लेकिन आई, बिकॉज आई पिक्ड अ टॉपिक जिसमें उन्होंने
चीजें ही दो पूछी हुई थी और उसमें कोई ऑल्टरनेटिव पॉइंट को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं थी, तो आई डिडंट डू इट, बट आई डिड राइट एन ऐसे व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग, जिससे मैंने एक क्लाइमेट चेंज पे ऐसे लिखा था, जिसमें मैंने एक ऑल्टरनेट पॉइंट की बात की थी, बट वो ऐसे जो था वो मैंने एक ही दफा लिखा था, मैंने फिर उस ऑल्टरनेट पॉइंट को यूज नहीं किया था। तो अगर आपको लगता है कि आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना चाहिए तो आप करें, लेकिन अगर नहीं, आपको लगता कि नहीं करना चाहिए, तो यू शुडंट डू इट। Here, refer to speculations and ways of thinking important to the inquiry, showing a comprehension of the criticalness of these to the subject. Include references where applicable, careful references, names and dates. Be particular, it incorporates only the data in detail that is most applicable to responding to the inquiry and forgets about less important material. Be composed unmistakably and to the point without waffle, reiterations, stupendous speculations, bombastic language, superfluous language और individual tests. ठीक है, तो आपने superfluous language यूज नहीं करनी, वही vocabulary यूज करनी है जो आपको यूज करनी आती है और जो उस टॉपिक और इस थीम से रेलेवेंट है. So this is the end of our class. Now we'll have 5 to 10 minutes for your questions. अगर आपको कोई questions पूछने हैं तो आप लोग अपने mic on करके पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम. जी वालेकुम सलाम. मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसे को सिलेक्ट कैसे किया जाए. देखिए, जब आप ऐसे का पेपर आपके हाथ में आता है तो उसमें होते हैं 10 टॉपिक्स. ठीक है, उसमें 10 टॉपिक्स में से आपने सबसे पहले सारे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेना है. फिर आपने उसमें से 2 से 3 टॉपिक्स को सर्कल करना है जिसमें आपको लगेगा कि आप उस पर लिख सकते हैं. ठीक है, 10 टॉपिक्स में से 10 के 10 टॉपिक्स आपको नहीं आएंगे क्योंकि उसमें कोई बहुत स्पेसिफिक होंगे या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो शायद आपने ना पढ़े हों. 2 से 3 होंगे जो आपको थोड़े से रेलेवेंट लगेंगे. फिर आप 5 से 6 मिनट लें और उन 2 से 3 में से एक टॉपिक लें जिस पे आपको लगे कि आप उस पे बहुत अच्छा लिख सकते हैं या आपके पास उसके ऊपर मटेरियल है. एक ऐसा टॉपिक जिसमें कोई 2 से 3 चीजें ना हो, उसमें एक बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही क्लियर सा स्टैंड्स गिवन हो जिस पे आप लिख सकें. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सिलेक्ट अ टॉपिक. Assalamu alaikum, ma'am. My question is this topic: does gender equality exist in society? Is it about Pakistan or a global view about this topic? And the second is that whether this topic requires counter argument or not. डज जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट इन सोसाइटी, ये बेसिकली उन्होंने ग्लोबल पर्सपेक्टिव पूछा हुआ है. ठीक है, तो इसमें आप ग्लोबली ही बात करेंगे, बट यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट पाकिस्तान इन 1 or 2 पैराग्राफ्स. और आपने पूछा था कि आप इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे या नहीं. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं यहाँ पर तो आप दे दें क्योंकि उन्होंने आपका स्टांस पूछा है. बट आई वुड से कि आप काउंटर आर्ग्यूमेंट ना दें, क्योंकि अगर आप काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे तो आप बेसिकली अपने ही आर्ग्यूमेंट को निगेट कर रहे हैं. आप सिर्फ एक स्टैंस लें कि हाँ, आई बिलीव दैट जेंडर इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन सोसाइटी. ठीक है, और फिर आप उसी को अपने पूरे ऐसे में डिफेंड करें. क्योंकि अगर आप काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे तो लगेगा कि आप अपना ही जो स्टांस है उससे डाइग्रेस कर रहे हैं और आपको और ज्यादा कंफ्यूजन होगी. ठीक है, तो pick one topic, take one stance on it, and then just defend it throughout your essay. Thank you, ma'am. No problem. मैम जी जी रेफरेंस दे सकते हैं. एक दोबारा से पूछिएगा, मुझे समझ में नहीं आया. अगर किसी ऐसे में अगर कोई ऐसे हो जिसपे हम बहुत ही पुराने वाला रेफरेंस दे सकते हो, जैसे अगर अभी फेमिनिन इज नॉट अ रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, तो इसमें हम कोई पुरानी वाली एग्जांपल दे सकते हैं. पुरानी वाली एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि अगर वो आजकल के टाइम से रेलेवेंट हो. ठीक है, आजकल के टाइम में भी वो एग्जाम्पल चल सकती हो, बट कोशिश करें कि वही एग्जाम्पल्स हैं जो आजकल के हालात के मुताबिक हो, क्योंकि उससे ये लगेगा कि आपने जो है वो क्रैम्ड नॉलेज का इस्तेमाल नहीं किया, आपने खुद अपनी रिसर्च किया और आपने उसको इस्तेमाल किया अपने ऐसे में. तो उससे आपका जो ऐसे होगा वो थोड़ा डिस्टिंक्ट, थोड़ा यूनिक लगेगा. ओके मैम. जी तो मैम मुझे ये वालेकुम पूछना है कि सलाम. हम रिपीटेड वर्ड्स यूज कर सकते हैं ऐसे में. रिपीटेड वर्ड्स किस तरह से?
मैम जैसे अगर हमने अच्छी वोकैबुलरी रीडिंग ज्यादा की है किसी एक टॉपिक से या किसी एक मटेरियल से और हम उस पे मतलब थोड़े हार्डकोर वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो क्या हम वही वर्ड्स थ्रू आउट द एसे बार बार यूज कर सकते हैं? जी आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि एक ही पैराग्राफ में उसको दोबारा ना यूज करें, 2 से 3 पैराग्राफ के बाद करें, लेकिन आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। Assalamualaikum, ma'am. My name is वालेकुम Bashir सलाम। Ali, and my जी जी। question is how to grace the topic of an essay. जब आप ऐसे का टॉपिक देखेंगे उसमें आपको 2 से 3 कीवर्ड्स नजर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फेमिनिज्म वाला देखें तो उसमें है फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। अब इसमें जो कोर टॉपिक्स हैं वो है फेमिनिज्म, थर्ड वर्ल्ड इशू और नॉट रियली। ठीक है, तो आपका जो ऐसे होगा वो इसी के गिर्द रिवॉल्व करेगा। अब उन्होंने आपसे फेमिनिज्म के बारे में पूछा है, थर्ड वर्ल्ड के बारे में पूछा है, और जो ऐसे है उसका एक स्टांस है। तो दिस इज हाउ यू ग्रास्प द ऐसे, आप कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं। Thank you, ma'am. जी। रगीस अहमद, आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है, आपका क्या क्वेश्चन है? यस, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैंने जी पूछना वालेकुम था कि अगर हम लोग जैसे आपने कहा था की एस्पेक्ट्स ऑफ सीएसएस एसए के अंदर के एक साइड टॉपिक की एक साइड के ऊपर इंक्लाइन करना, तो जी। क्या ये एग्जामिनर की अपनी थिंकिंग की वजह से रिस्की हो सकता है? कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फेमिनिज्म के उसमें चला जाता हूँ और एग्जामिनर जो है वो एंटी फेमिनिस्ट है या कुछ इस तरह का कोई इशू आता है, तो क्या वो रिस्की होता है या सिर्फ वो हमारा नॉलेज बेस ही चेक होगा उधर? एक बात मैं कहूंगी कि आप ट्राई टू बी अ लिटिल डिप्लोमेटिक। ठीक है, आप बहुत ज्यादा जो है वो, अगर आप एक स्टांस ले भी रहे हैं, वैसे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या स्टांस लिया है। ठीक है, एग्जामिनर एक ऑब्जेक्टिव व्यू से ही चेक करेगा। ठीक है, उनकी अपनी बायसेस होंगी, लेकिन जब आपका ऐसे चेक करेंगे तो दे विल नॉट यूज दोस बायसेस, दे विल पुट दोस प्रेजुडिसेस असाइड। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप अगर फेमिनिज्म या कोई भी टॉपिक पे लिख रहे हैं तो आपको जो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट है, जो सपोर्टिंग एविडेंस है, वो अच्छी हो, कि आप उसको अपने उस स्टांस को बैकअप कर सकें। क्योंकि अगर आप अच्छे आर्ग्यूमेंट्स और अच्छी एग्जांपल्स इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी मोर रेलिवेंट, इट विल बी मोर अट्रैक्टिव टू द एग्जामिनर। ठीक है, तो आप जो कुछ भी लिखें उसको बैक जरूर करें, लेकिन साथ साथ ये कि आप थोड़ा कॉशियस होके लिखें, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से लिखने की कोशिश करें। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। जी नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो वील एंड द क्लास एंड आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।